हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पेडागॉजी समझेंगे। आज हम 5 जनवरी 2022 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा। शिक्षक का उद्देश्य क्या है। इसका अर्थ यह है कि कक्षा 5 की शिक्षक थे। उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जो भोजन हम खाते हैं उसका हमारे शरीर के अंदर क्या होता है। इस पर आप लोग विचार कीजिए और एक दूसरे में से चर्चा कीजिए। तो उनका क्या उद्देश्य है शिक्षक का, कि वो बच्चों में क्या डेवलप करना चाहते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा पाचन क्रिया वैज्ञानिक पाचन क्रिया की जो वैज्ञानिक प्रत्ययों के विषय में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का विकास करना। दूसरा ऑप्शन है हमारा प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने में विद्यार्थियों की मदद करना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के अंतर्बोधि विचारों का अन्वेषण करना। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों के अंतर्बोधि विचारों का अन्वेषण करना। देखिए पहला ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए आप बच्चे जो छोटे हैं हम उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कक्षा 5 के जो बच्चे हैं वो पाचन की जो वैज्ञानिक क्रिया है उसको वो बता सके। इतना वो नहीं सोच सकते, अभी बहुत छोटे हैं वो। और सही उत्तर हम बच्चों से ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो हमें सही सही उत्तर दे। हम बस बच्चों से ये अपेक्षा कर सकते हैं हम उनसे कि वो जो सही उत्तर दे रहे हैं उनके जो विचार हैं हम उन्हें समझ सकें, वो क्या सोचते हैं, उनकी जो सोचने की प्रक्रिया है वो किस तरह की है, हम ये समझने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए हम बच्चों को ऐसी चीज़ें देते हैं जिसपे वो अपनी सोच को प्रकट कर सके। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 4 के अध्यापक अयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण से कौन से प्रक्रियात्मक कौशलों को प्रोत्साहन मिलेगा। कक्षा 4 के एक अध्यापक हैं अयान। उन्होंने क्या किया कि वो संग्रहालय मतलब बच्चों को ले गए म्यूजियम की, वहां पे बच्चे देखते हैं क्या करते हैं। तो वो पूछ रहा है आपसे कि उससे किस कौशल का विकास होगा बच्चों में। पहला ऑप्शन है हमारा वर्गीकरण एवं प्रयोग करना। दूसरा ऑप्शन है संप्रेषण एवं चरों की पहचान। तीसरा ऑप्शन है अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण। चौथा ऑप्शन है नक्शा बनाना एवं मापन करना। तो बच्चे जब हम किसी बच्चे को संग्रहालय ले जाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, बच्चा जो वहाँ की चीजें हैं उनको देखता है, क्या करता है, उनका अवलोकन करता है। वर्गीकरण और प्रयोग करना, तो देखिए वर्गीकरण क्या, बच्चे जो है जो जो चीज़ें रहती है वो ज़्यादातर जो होती है हमारे इतिहास से जुड़ी चीज़ें होती हैं हमारे, या मान लीजिए आप विज्ञान के किसी म्यूजियम में ले गए तो वहाँ विज्ञान से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो होती है। तो वहाँ वर्गीकरण और प्रयोग करने जैसा कुछ नहीं होता। संप्रेषण एवं चरों की पहचान करना, वहाँ पे बात करना बिल्कुल अलाउ नहीं होता, तो बच्चे वहाँ पे बात नहीं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, अवलोकन, बच्चे क्या करते हैं वहाँ पे जो चीज़ें रखी हैं उनका अवलोकन करते हैं। और कभी कभी आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हैंडमेड चीज़ें भी बना के रखी जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों में मॉडलों को निर्माण, किसी चीज़ को कैसे बनाना है ये भी वो सीखते हैं। और जो चीज़ें वो देख रहे हैं अगर आप उनसे बोलेंगे कि उस तरह की चीज़ बनाओ तो वो उस तरह का मॉडल का निर्माण करके आपको दे सकते हैं। नक्शा बनाना एवं मापन करना, नक्शा बनाने एवं मापन करने जैसी भी कोई बात नहीं हुई है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन करने के लिए एक क्रियाकलाप ईवीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती हैं। छात्रों से यह सब चीजें लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या है। कि मतलब एक अध्यापिका है ईवीएस पढ़ाती है, वो उनका नाम मीरा है। वो अपने बच्चों से बोलती हैं कि आप वो क्या कौन सा चैप्टर पढ़ाना चाहती है, घुलनशीलता, मतलब कौन सी चीजें किसमें घुलती हैं, ये सब वो चीजें पढ़ाना चाहती है। तो उन्होंने बच्चों से कहा कि आप अपने घर से नमक, चीनी, नींबू, हल्दी, आटा ये सब लेके आइएगा। तो इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है प्राइमरी स्कूलों में कोई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं है। बी है छात्रों के सीखने की क्रिया में परिवारों को शामिल करने की आवश्यकता है।
सी है छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके। डी है छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सके। तो सॉरी, प्राइमरी स्कूलों में कोई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं है, ये ऐसे तो कुछ नहीं है। छात्रों के सीखने की प्रक्रिया में परिवारों को शामिल करना क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो परिवार से भी बहुत कुछ सीखते हैं। परिवार से वो, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं जैसा परिवार के लोग करते हैं वैसा ही वो भी आचरण करते हैं। और कभी कभी जो दादी नानी की जो कहानियां सुनाती हैं या किसी चीज़ के बारे में जो बड़े उनको बताते हैं उससे भी उनकी समझ में क्या होता है, उनका विकास होता है, उनकी समझ डेवलप होती है। तो ये भी बहुत आवश्यक जरूरी है। छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उनका ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके। जब छात्र सीखने की प्रक्रिया में जब छात्र शामिल होते हैं तो वो और अच्छे से सीखते हैं, तो हमें बच्चों को भी उसमें शामिल करना चाहिए। छात्र को अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित करना चाहिए। ये भी हमारा जो है एक उद्देश्य है कि हम बच्चों को जो स्थानीय ज्ञान है उससे जो स्कूल का ज्ञान है उससे हम जोड़ सके। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी, सी और डी, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है? मतलब कौन कौन सा थीम है ये आपको बताना है। पदार्थ नहीं, ये कोई थीम नहीं है। हम चीजें कैसे बनाते और करते हैं, ये हमारा एक थीम है। प्राकृतिक संसाधन, ये भी थीम नहीं है। और चौथा है भोजन का संरक्षण, ये भी हमारा थीम नहीं है। ये तो बहुत आसान सा है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या में लिया गया है। मतलब कि क्या है, बच्चों को जो सामाजिक जो मुद्दे होते हैं उनके प्रति संवेदनशील बनाने के लिए कुछ जो टॉपिक होते हैं, जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, उनको पाठ्यचर्या में शामिल किया जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से शामिल किया गया। पहला है बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानता, दूसरा है जाति भेद एवं दहेज प्रथा, तीसरा है बाल मजदूरी एवं घरेलू हिंसा, चौथा है जाति भेदभाव एवं घरेलू हिंसा। तो बच्चे क्या समझ, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं तो वो क्या इस बाल मजदूरी को वो सही से समझ सकते हैं, और जो वर्ग असमानताएं होती है जैसे अमीर गरीब में क्या अंतर है वो इसको समझ सकते हैं। लेकिन अभी जाति भेदभाव और वो दहेज प्रथा को अभी नहीं समझ सकते। अभी वो हो सकता है कि दहेज प्रथा को उतना सही से नहीं जानते हो। भाई छोटे बच्चे कितना जानेंगे? क्लास 5 तक के बच्चे से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो दहेज प्रथा और जाति भेदभाव जैसी बातों को समझ सके। बाल मजदूरी तो समझते, लेकिन घरेलू हिंसा को भी वो क्लैरिफाई नहीं कर सकते। जाति भेदभाव एवं घरेलू हिंसा ये भी नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बच्चों की एज ग्रुप के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? मतलब कौन सी है जो विशेषता है वो प्राथमिक स्तर पर सबसे सही है? ईवीएस की जो बुक है उनकी विषय वस्तु के माध्यम से बहुत सी जानकारी दी गई है। दूसरा ऑप्शन है समाज में उपस्थित रूढ़िवादी धारणाओं एवं पूर्वाग्रहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तीसरा ऑप्शन है रटने द्वारा सीखने की सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। चौथा ऑप्शन है सीखने सिखाने के साधन के रूप में केवल पाठ्यपुस्तक का प्रयोग ही शिक्षकों द्वारा होता है। तो जो अब जो नई पाठ्यचर्या है हमारी वो जो ईवीएस की, उसके अनुसार क्या किया जाता है कि बच्चों को रोट लर्निंग जो होता है उसको उससे बहुत दूर रखा जाता है। आप देखेंगे जो बुक होगी वो बुक आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा जैसे वो बुक आपसे बातें कर रही है। आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि आप कोई चीज़ सीख रहे हैं या आपको कोई चीज़ रटाने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें नॉर्मली एक जैसे बात करते हैं हम आपसे एक दूसरे से, उस तरह से उसको प्रेजेंट किया गया है। तो विषय वस्तु के माध्यम से बहुत सी जानकारी देना भी ये उद्देश्य नहीं है पाठ्य पुस्तक का। समाज में उपस्थित रूढ़िवादी धारणाओं एवं पूर्वाग्रहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन क्या है, रटने की जो प्रवृत्ति बच्चों में होती जा रही है उसको हतोत्साहित करना, मतलब उसको डिमोटिवेट करना मुख्य उद्देश्य जान पड़ता है हमें ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों का। सीखने सिखाने के लिए केवल पाठ्य पुस्तक नहीं होती। इसी क्या जो बच्चे सीख के आते हैं हम उनसे वो अपने दोस्तों से कुछ सीखते हैं, प्ले ग्राउंड में भी कुछ सीखते हैं। तो सिर्फ पाठ्य पुस्तक सीखने का माध्यम नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में कहानियों एवं वर्णन का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण निम्न में से कौन सा है? मतलब कि ईवीएस की जो बुक है उनमें हम कहानियों का या किसी घटना का वर्णन करते हैं या किसी की जीवनी का वर्णन करते हैं, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या कारण है हमारा? पहला ऑप्शन है हमारा, कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा, विद्यार्थियों को स्वयं कहानियों एवं वर्णनों को पढ़ने में आनंद आता है। तीसरा ऑप्शन है, कहानियों एवं वर्णनों के माध्यम से शिक्षकों को पाठ संपादित करना आसान लगता है। चौथा ऑप्शन है हमारा, शिक्षक विषय वस्तु को आसानी से नाटक या भूमिका में रूपांतरित कर सकते हैं। तो क्या है कि जो बच्चे होते हैं वो जब कहानी या कोई घटना देखते हैं तो उसमें जो पात्र होता है उससे खुद को रिलेट कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि ये जो क्या चीज़ है वो मेरे ही साथ हो रही है। आप देखेंगे बच्चे जब कोई कार्यक्रम देखते हैं या कुछ करते हैं तो जो उसमें अच्छा कैरेक्टर होता है उनकी नज़र में, वो सोचते हैं कि वो वही है। मतलब उसके साथ कुछ बुरा होगा तो वो रोने लगेंगे, कहेंगे कि वो अगला जो है बुरा है। तो ये सब क्या है, वो उसको उससे पात्र से खुद को रिलेट करते हैं, तो वो उससे सीखते हैं। मतलब जो पात्र है उससे कुछ न कुछ चीज़ें सीखते हैं। तो इसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य है कि वो उससे रिलेट करने की कोशिश करते हैं। पढ़ने में आनंद आता है, तो ये तो है ही, लेकिन ये उसका उद्देश्य नहीं है। इस हमारा क्या मूल उद्देश्य है कि बच्चे जो है उस पात्र से खुद को रिलेट करके जो उसकी अच्छी बातें हैं, जो चीज़ें हैं, वो उनसे सीख सके। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस आकृति का मूल्यांकन ईवीएस के सिखाने के लिए उपयुक्त है? मतलब इसमें से कौन सा है कि कब हमें किस किस टाइम पे हमें बच्चों के ईवीएस जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उसका हमें मूल्यांकन करना चाहिए। प्रतिदिन, दूसरा ऑप्शन है प्रति माह, तीसरा ऑप्शन है 6 महीने में, चौथा ऑप्शन है वर्ष के अंत में। तो सबसे अच्छा होता है कि हम उनका प्रतिदिन आकलन करें, मूल्यांकन करें कि बच्चे ने क्या सीखा। क्योंकि जब हम डेली का डेली बच्चे को देखेंगे कि बच्चे में क्या चेंज आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो इससे क्या होगा कि हमें समझ में आएगा कि हमें बच्चे को कैसे पढ़ाना है, कैसे कोई चीज़ बतानी है। हो सकता है बच्चा जो है आपके जो मेथड आपने यूज़ किया उससे नहीं समझ पा रहा है, तो आपको दूसरा मेथड यूज़ करना चाहिए। बच्चे जो सहपाठी है उनके द्वारा भी उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। आप रोज का रोज बच्चा प्लेग्राउंड में कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे एक टीम वर्क में काम कर रहा है कि नहीं, ये सब क्या है, ये सब आप जब उसका डेली मूल्यांकन करेंगे तो आप जो उसका सर्वांगीण पक्ष मतलब उसके हर जीवन के हर पहलू को आप मूल्यांकन कर पाएंगे। देखेंगे कि वो कैसे लोगों के साथ व्यवहार कैसा करता है, पढ़ने में कैसा है, उसकी खेल की एक्टिविटी में कैसा है। तो ये सब क्या है, इससे हम डेली जब मूल्यांकन करेंगे तभी हम ये सब जान पाएंगे। और प्रति माह करने में क्या होगा, हो सकता है आप जिस दिन आपने सोचा कि हम आज बच्चे का मूल्यांकन करेंगे, उस दिन हो सकता है कि किसी बात की वजह से वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया जितना वो बाकी दिन में करता था। हो सकता है उसकी तबीयत खराब या कुछ भी हो सकता है। तो जब आप डेली करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती हैं कि वे बैठकर अपने अपने कार्य करें। उनके विद्यार्थियों में निम्न में से किससे वंचित रहेंगे? ईवीएस की एक अध्यापिका है मीरा, उनको क्या है कि कक्षा जो है वो शांत होनी चाहिए, उनको ये पसंद है। तो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको बोलती हैं कि आप लोग क्या करिए, शांति से बैठ के अपने अपने कार्य कीजिए। तो इससे क्या होगा कि उनके बच्चों में कौन सी स्किल नहीं डेवलप होगी? पहला ऑप्शन है बहुबुद्धि, दूसरा ऑप्शन है अवलोकन से सीखना, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत सीखना, चौथा ऑप्शन है सहपाठी द्वारा सीखना। तो जब बच्चे शांत रहेंगे, एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो जो सहपाठी द्वारा वो सीख नहीं पाएंगे। व्यक्तिगत सीखना तो है ही है, क्योंकि वो भाई खुद से अपना अपना कार्य करें, तो वो व्यक्तिगत अवलोकन से सीखना। आदमी शांत होके ही तो अवलोकन करता है। आप जब किसी से बात करते रहेंगे तब हो सकता है आप उतना अच्छे से अवलोकन नहीं कर सकते, शांत होके ही लोग अवलोकन करते हैं। बहुबुद्धि का तो यहाँ कोई बात ही नहीं की गई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति या युक्तियां विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही है?
कि मतलब इसमें से कौन सा मूल्यांकन के लिए जो है वो सही है, वो आपको बताना है। ये ऑप्शन है उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में तथा उनके अंक संख्यात्मक हो, मतलब जो प्रश्न उत्तर दिया है आपने वो सही और गलत के रूप में है और उनको 1 या 2 नंबर आप उन्हें दीजिए। बी है उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक होना चाहिए, मतलब बच्चों के क्या विचार है, कैसे विचार वो हैं, वो आप उनका मूल्यांकन करें। सी है छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन करें, मतलब उनकी जो वो अनुभव कर रहे हैं आप उनका मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी और सी। देखिए संख्या मतलब आप संख्या के आधार पे बच्चों का सही और हाँ और ना में आप उत्तर ले लीजिए, और मेन क्या है कि बच्चे क्या सोच रहे हैं, उनकी जो थॉट प्रोसेस है आपको उसका मूल्यांकन करना है। जब बच्चे की जो थॉट प्रोसेस है, जो वो विचार कर रहे हैं, इसको आप समझेंगे, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य क्या है कि हम बच्चों में थॉट प्रोसेस को डेवलप कर सके, वो सोच सके, वो खुद से सही और गलत का निर्णय ले सके अपनी समझ से, आप खुद को समझ के खुद को रिप्रेजेंट कर सके कि हाँ ये हमने अनुभव किया, अपने अनुभव को वो अपनी बातों से एक्सप्रेस कर सके, हम ये चाहते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भोजन विषय पढ़ाते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी। मतलब एक सुनीता अध्यापिका है, वो बच्चों को भोजन सब्जेक्ट पढ़ाना चाहती है, तो वो कौन सी युक्ति निम्न से अपनाए जिससे वो उन बच्चों में अन्वेषण प्रवृत्ति यानी खोज करने की जो प्रवृत्ति है उसका विकास हो। पहला ऑप्शन है हमारा अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या खाएं, इसके लिए अनुदेशन। दूसरा ऑप्शन है छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों के भोज्य पदार्थों के चित्रों का संग्रह करने के लिए कहना, संग्रह होगा यही। तीसरा ऑप्शन है भोजन के विभिन्न स्रोतों के चित्र दिखाना। चौथा ऑप्शन है हमारा छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करना। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा? अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या खाएं, इसके लिए अनुदेशन। मतलब आप एक बच्चे को निर्देश दे रहे हैं कि आपको एक अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या खाना चाहिए, तो ये तो नहीं है, इसमें बच्चे की कोई थॉट प्रोसेस नहीं लगी, आपने बता दिया बच्चे से कि आपको एक अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए ये खाना चाहिए, और बच्चे ने वो भोजन ग्रहण करना स्टार्ट कर दिया या नहीं भी किया, जो भी है। तो इससे बच्चा जो है वो सोच कहाँ रहा है, वो कुछ खोज कहाँ कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों के भोज्य पदार्थों के चित्रों का संग्रह करने के लिए कहना। तो इससे क्या होगा कि बच्चे जाएंगे, गूगल करके देख लिया और आपको लाके चित्र बना के दे दिया, तो इससे भी बच्चों की थॉट प्रोसेस तो डेवलप नहीं हुई, उन्होंने कुछ खोजा तो नहीं, वो क्या किया, उन्होंने मोबाइल उठाया, उसमें गूगल किया और आपको ले आके चीज़ें दे दी। उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट कितना है, मतलब वो डायरेक्ट कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये आपको देखना है। भोजन के विभिन्न स्रोतों के चित्र दिखाना, ये भी सेकंड की तरह ही है। चौथा क्या है? भोजन छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों में से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करना। तो इससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो अलग अलग जो भोजन होते हैं और जो लोगों को पसंद है क्या नहीं पसंद है, इससे जब बात करेंगे लोगों से तो उनको और अच्छे से पता चलेगा और वो खोजेंगे। इसमें क्या है, बच्चे डायरेक्ट इन्वॉल्व है और लोगों से बात कर रहे हैं, तो नई नई चीज़ें उनको जानकारी मिलेगी, नए नए फैक्ट्स को खोजेंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोनाल्ड रॉस की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में स्थान दिया गया है। इससे स्थान देने का उद्देश्य है, मतलब रोनाल्ड रॉस की कहानी को पर्यावरण की जो बुक है उसमें स्थान दिया गया है, मतलब इसमें रखा गया है, तो इसको इसमें रखने का मेनली क्या उद्देश्य है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ए है विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना। बी है विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर में संबंध जोड़ने में सहायता करना। सी है वैज्ञानिक किस प्रकार, ये किस होगा, किस प्रकार कार्य करते हैं को दृष्टिगत करना। तो क्या है कि विद्यार्थी, इसके पीछे क्या वजह है कि रोनाल्ड रॉस को हम सभी जानते हैं कि उन्होंने जो मलेरिया रोग होता है वो मच्छर की वजह से ही होता है, उन्होंने ये बताया कि जो वाहक है मच्छर इसका वाहक होता है। तो इसको इस ईवीएस में शामिल किया गया, इसका एक इनकी जो कहानी है इसको बताया गया है। तो इसके पीछे क्या होता है कि बच्चों में खोजी, मतलब क्योंकि उन्होंने खोज किया रोनाल्ड रॉस ने, तो इससे क्या होगा कि बच्चे भी उस तरह से करने के लिए प्रेरित होंगे। और वो बच्चे क्या है, मलेरिया और मच्छर में क्या संबंध है
और उससे कैसे बचाव किया जाए, इससे बचने के क्या उपाय, इससे भी बच्चे जो है उस खुद को रिलेट कर पाएंगे। और वैज्ञानिक किस तरह से कार्य करते हैं ये भी बच्चे समझ पाएंगे कि किस तरह से वैज्ञानिक जो है वो कार्य करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ए, बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। मतलब इकाई, जो आप लोग ने बुक देखी होगी तो बुक के जो पहले होता है इंडेक्स में आप देखेंगे कि अलग अलग इकाई में चैप्टर्स को बांट दिया जाता है। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य होता है ये आपको बताना है। पहला है, यह पाठ के 10 से अधिक पाठों का संकलन है। दूसरा है, प्रत्येक पाठ के लिए सीखने सिखाने की क्रियाकलापों का ब्यौरा है। तीसरा है, यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। चौथा है, आदर्श रूप में यह 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। तो 10 से अधिक ऐसा भी नहीं है कि हो सकता है कि और भी कम हो, ऐसा कुछ नहीं। यह पाठ के 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन ये भी नहीं है। प्रत्येक पाठ के लिए सीखने सिखाने के क्रियाकलापों का विवरण उसमें नहीं होता, उसमें ये होता है कि इस इकाई में ये चैप्टर है। तो इसका क्या होता है कि यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना, मतलब कि एक बहुत बड़ा भाग, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, उनको इकाई में डिवाइड कर दिया जाता है कि ये इसी से रिलेटेड है। तो वो चैप्टर उसमें रहते हैं। तो क्या है, ये योजना बनाई जाती है कि बड़े भाग को आप छोटे में आप इकाई के रूप में इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है। मतलब कोई बच्चा है उसको भाषा में प्रॉब्लम है, तो इसमें से कौन सी टेक्निक है जो बच्चे को बहुत अच्छी तरह से पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए अच्छी रहेगी। पहला ऑप्शन है, उन्हें स्पर्शी स्वरूप में या बड़े बड़े अक्षर में अंकित शिक्षण सामग्री दी जाए। मतलब स्पर्श करने वाला, मतलब छू के, तो ये हम किनको देते हैं, जो दृष्टि बाधित होते हैं हम उनको देते हैं। तो जो भाषा सीखने, उसको भाषा सीखने में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा नहीं है कि वो देख नहीं पा रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सेकंड है, अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ की जाए। तो ये सही है कि बच्चा जो है उसको भाषा में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या करें, बड़े बड़े चित्र के लिए यूज करें कि किसी चीज को हम चित्र के द्वारा उसको बताएं। जो ठोस वस्तुएं हैं उनके द्वारा, क्योंकि बच्चों में अगर मान लीजिए किसी बच्चे को ग्लास लिखने में प्रॉब्लम हो रही है या ग्लास बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो ये तो समझता है ना कि हाँ हम इसमें क्या करते हैं, पानी या कोई दूध, कोई पेय पदार्थ डाल के इससे पीते हैं। तो क्या है, वो उस ठोस वस्तु के विषय में तो जानकारी रखता है, लेकिन हो सकता है उसको बोलने में या उसको लिखने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो वो उस चीज की समझ रखता है, तो इससे क्या होगा, वो उस चीज को समझ जाएगा। या जब हम कोई एक्टिविटी करेंगे या नाटक के द्वारा या कोई और क्रिया करके, नाटक के द्वारा या कठपुतली के जो होती हैं उनके द्वारा अगर हम उनको सिखाएंगे तो वो उसको अच्छे से समझ सकेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2। श्रवण सामग्री के रूप में पाठ्य वस्तु देना, मतलब कि जो सुनने वाली जो चीजें हैं उसको देना, ऐसा भी नहीं है। विद्यार्थी को कक्षा में प्रथम पंक्ति में बैठने का प्रबंध किया जाए। मतलब उस बच्चे को आप उसकी मूल जो कारण, जो उसकी वजह है उसका निवारण कीजिए। पहली पंक्ति में आके बैठने से बच्चे को क्या भाषा आ जाएगी, ऐसा नहीं है। क्या करना है, जब उसको भाषा में प्रॉब्लम हो रही है तो हम क्या करेंगे, उसको बड़े बड़े चित्र का प्रयोग करेंगे, ठोस वस्तुओं का प्रयोग करेंगे या कोई एक्टिविटी करके उसको चीजें जो है वो समझाएंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थीम यात्रा में बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। इसे सम्मिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं। मतलब बछेंद्री पाल के जो को शामिल किया गया है कि वो क्या करती है, उन्होंने कैसे अपनी पर्वतारोहण की यात्रा स्टार्ट की, तो ये सब उसमें बताया गया है। तो ये क्यों शामिल किया गया ये हमको बताना है। पहला ऑप्शन है, यह अध्याय लिंग रूढ़िबद्धता के प्रति चुनौती है। बी है, यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है। सी है, यह अध्याय सामूहिक कार्य के महत्व की व्याख्या करता है। डी है, यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है। तो इसमें क्या है, एक बछेंद्री पाल जो क्या है, एक महिला है, फीमेल है, तो ये क्या करती है, ये पर्वतों पे जाती है। तो इससे क्या होता है, जो रूढ़िबद्धता है कि जो सिर्फ मेल ही जो है ऐसे एडवेंचरस जो
कार्य है वो कर सकते हैं। इससे जो बच्चों में जो ये सोच होती है या बड़ों में जो सोच होती है उसको ये चुनौती देती है। तो ये क्या है, हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 1। इससे क्या होता है कि जो लोग हैं वो समझ पाते हैं कि नहीं, महिलाएं भी ये सब कार्य कर सकती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।